नमस्कार, जोहार। और भी है राहें में, मैं कीर्ति चौहान आपका स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में हम हर हफ्ते अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग कोर्सेज़ के बारे में जानकारी लेकर के आते रहते हैं। हमारे जो मेहमान होते हैं वो उस पर्टिकुलर करियर फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं और इसलिए हम आपको उस कोर्स या सब्जेक्ट का बिल्कुल विस्तारित जानकारी दे पाते हैं। हमारा आज का सब्जेक्ट है ज्योग्राफी में करियर की संभावनाएं और हमारे आज के मेहमान हैं अभय कृष्ण सिंह जी, जो कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले तो सर, जब अगर हम ज्योग्राफी में करियर की बात करते हैं तो सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि 12th के बाद ऐसे कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जो कि हम पढ़ सकते हैं अगर हमें ज्योग्राफी लेकर के पढ़ाई करनी है तो। 12th के बाद भूगोल विषय में हम ग्रेजुएशन कर सकते हैं, स्नातक की डिग्री ले सकते हैं और स्नातक के डिग्री के साथ साथ हम भूगोल विभाग के में बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज भी कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं, अमानत सर्वे का एक कोर्स होता है वो कर सकते हैं, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस में भी कहीं कहीं इंटीग्रेटेड डिप्लोमा कोर्सेज है जिसमें 12th के बाद के एलिजिबिलिटी होती है, वो हम कर सकते हैं जी। और जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो देश के भिन्न भिन्न भाग में स्थित विश्वविद्यालयों में साइंस और आर्ट्स दोनों में दी जाती है जी। तो जैसे BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, या चेन्नई में है, चेन्नई मद्रास यूनिवर्सिटी है, इन सब विश्वविद्यालय में BSc बैचलर इन साइंस की डिग्री दी जाती है। और जैसे हमारे यहाँ झारखंड में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे ग्रेजुएशन की स्नातकोत्तर की आर्ट्स की डिग्री दी जाती है। सर, अगर इन कॉलेजेस में एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो इनमें अगर एडमिशन लेना हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? देखिए, इंटर के बाद आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट करके शुरू किया है पिछले साल से ही, तो उसमें बच्चों को अपीयर होना पड़ेगा। इसके अलावा भी कुछ विश्वविद्यालय अपना खुद का भी एंट्रेंस लेते हैं लेकिन उनको अपने बच्चों के साथ साथ CUT के कोर्स में अपीयर हुए बच्चों को भी लेना होता है। तो आज एक स्टैंडर्डाइजेशन के लिए पूरे हिंदुस्तान में CUT लागू है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो इन CUET का एग्ज़ाम देने के लिए 12th में कितना परसेंटेज होना चाहिए और इसके अलावा कितने मार्क्स में एडमिशन हो जाता है ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में? देखिए, ज्योग्राफी CUT का जो एक पैन इंडिया टेस्ट है, इसमें जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनका स्कोर बनता है और उस स्कोर के अनुसार हम विश्वविद्यालय उनको चयन करने को मिलता है जी। तो भूगोल में एलिजिबिलिटी ये है कि जो जनरल बच्चे हैं, सामान्य वर्ग से जो बच्चे आते हैं जी, उनका मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए जी। और जो SC ST बच्चे हैं उनका मिनिमम 40% मार्क्स होना चाहिए 12th में जी। उसमें वो एलिजिबल हैं परीक्षा में शामिल होने के लिए। परीक्षा में शामिल होने के बाद जो उनका स्कोर होता है वो स्कोर के हिसाब से विश्वविद्यालय अपने यहाँ दाखिला देते हैं। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय हुआ वो उसकी मेरिट हाई जाती है जी। जैसे BHU हुआ उसकी मेरिट हाई जाती है। तो जैसा रैंकिंग है विश्वविद्यालय का उस हिसाब से मेरिट हाई जाती है। भूगोल आर्ट्स के विषय में एक अच्छा विषय माना जाता है और बच्चों का काफ़ी रुझान भी है काफ़ी दिनों से, इसलिए भूगोल में ख़ास तौर पे मेरिट अच्छी खासी ऊपर जाती है जी। एंट्रेंस में सर क्या पूछा जाता है, क्योंकि CUET जो एग्ज़ाम है इसमें जो सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चंस तो रहते ही हैं, बट उसके अलावा शायद GS भी पूछा जाता है, करंट अफेयर भी पूछा जाता है, तो क्या क्या पढ़ना पड़ता है CUET में सर? CUET में एक आपका पेपर होता है, जैसे मुझे ज्योग्राफी में देना है तो मैं ज्योग्राफी का एक पेपर दूंगा, किसी को सोशियोलॉजी देना है, साइकोलॉजी देना है, उनका एक अपना पेपर होता है, दूसरा GS का पेपर होता है। GS में जनरल सब क्वेश्चंस होते हैं जो इंडिया से रिलेटेड होते हैं और वैसे कोशिश ये होती है कि जो 12th पास बच्चे का मानसिक स्तर हो उस पर आधारित सवाल होते हैं जी। तो अगर भूगोल में कोई बच्चा CUT में अपीयर हो रहा है तो भूगोल में जो प्रश्नों का स्तर होगा वो वैसा ही होगा जो उसने स्कूल और +2 लेवल तक पढ़ाई करी है। ज़्यादातर फोकस होता है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पे और वर्ल्ड ज्योग्राफी पे। ये ब्रॉडली दो बड़े क्षेत्र हैं जिससे सवाल आते हैं। सवाल का स्तर +2 के स्तर के बराबर ही होता है।
एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर करियर में, जॉब में, ज्योग्राफी में, प्राइवेट सेक्टर में भी और पब्लिक सेक्टर में भी? देखिए, ज्योग्राफी एक ऐसा विषय है जिसमें इट इज़ अ फाइन ब्लेंड ऑफ फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट। जी। तो ये एक ऐसा विषय है जिसमें फैक्ट्स भी हैं और कॉन्सेप्ट भी हैं। तो भूगोल में अगर कोई बच्चा अपने करियर को बढ़ाना चाहता है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे अवसर हैं। नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी हैं, सरकारी क्षेत्र में भी हैं, गैर सरकारी क्षेत्र में भी हैं, और स्टार्टअप को शुरू करना चाहे उसके लिए भी हैं। क्योंकि ज्योग्राफी वैसे स्किल आपको दे देता है जब आप स्नातकोत्तर और स्नातक और स्नातकोत्तर के स्तर पे जाते हैं, बीए और एमए तक, तो वैसे स्किल्स आपको मिल जाते हैं जिससे आप खुद को एक एंटरप्रेन्योर के रूप में डेवलप कर सकें। जी। तो भूगोल में असीम संभावनाएं हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी। सर, आप बता रहे थे कि नेशनली नहीं, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, तो अगर हम बात करें कि फ़ॉरेन में अगर स्टूडेंट्स को ज्योग्राफी पढ़ना है तो उसके लिए क्या प्रावधान है? जी, फ़ॉरेन में अगर ज्योग्राफी पढ़ना है तो उनको कुछ एग्ज़ाम क्लियर करने होंगे, जैसे वो इंटर के बाद भी जा सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद भी जा सकते हैं, इवन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी जा सकते हैं। बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जो जीआरई टेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं। जीआरई के थ्रू एक परीक्षा देनी होती है, टोफेल, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एज ए फॉरेन लैंग्वेज। इन दोनों का कोर्स, दोनों का स्कोर मिला के विश्वविद्यालय, बाहर के विश्वविद्यालय, स्पेशली यूएसए के विश्वविद्यालय आपको दाखिला देते हैं। दाखिला के साथ साथ वो टीचिंग अप्रेंटिसशिप भी देते हैं, टीए भी देते हैं, जिसमें आप अपनी पढ़ाई जारी रखने के साथ साथ आप वहाँ टीचिंग का काम भी ले सकते हैं। जी। तो वो एक तरह का स्कॉलरशिप होता है जो आपको आपकी पढ़ाई को आगे ले जाने में आर्थिक रूप से मदद भी करता है। तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ज्योग्राफी को बढ़ावा दे रहे हैं, जहाँ बच्चे ज्योग्राफी में दाखिला ले सकते हैं। उनके लिए उनको करना ये पड़ता है कि उस खास विश्वविद्यालय में जिनकी उनकी रुचि है उसमें उनको पर्सनल लेवल पे टच में रहना होता है, वहाँ पे बात करनी होती है और देखना होता है कि वो कब वो वैकेंसी निकाल रहे हैं, ग्रेजुएशन के लिए भी और पीजी करने के बाद पीएचडी करने के लिए भी। जी, ये तो सर हो गई कि फ़ॉरेन में पढ़ने के लिए क्या क्या प्रावधान है, पर अगर मान लीजिए कि हमने अपनी पढ़ाई ज्योग्राफी की यहीं से की है, भारत से की है, पर आगे चल कर के जॉब बाहर करना है तो उसके लिए क्या प्रावधान है सर? बाहर अगर जॉब करना है तो देखिए, जैसे आज जितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे WHO है, वर्ल्ड बैंक है, यूएनएसको के, यूएनओ के बहुत सारे सिस्टर कंसर्न्स हैं, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूएनडीपी है, बच्चों पे काम करने वाली यूनिसेफ है। तो इन सब में भूगोल की डिग्री के साथ कोई ग्रेजुएट है, पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो उसके लिए संभावनाएं हैं। हाँ, एग्जैक्टली कि भूगोल में ही बीए पास हो या एमए पास हो उसके लिए ऐसा करके नहीं है, मगर अगर भूगोल से किसी ने स्नातक या स्नातकोत्तर किया है तो उसके लिए संभावनाएं हैं। इनमें फिर से अगेन उनकी वैकेंसी देखनी होती है, अप्लाई करना होता है, और वो फिर अगर आपके करिकुलम विटे से, सीवी जिसको बोलते हैं, रेज्यूमे, उससे वो सेटिस्फाइड होते हैं तो वो आपको आगे के लिए बुलाते हैं। प्रोसेसिंग होती है आपके फॉर्म की, एप्लीकेशन फॉर्म की, और इंटरव्यू होता है। उसके बाद फिर आपका अपॉइंटमेंट होता है। तो आप यूएनओ जैसे संस्था से, वर्ल्ड बैंक जैसे संस्था से जुड़ सकते हैं। यंग ज्योग्राफर करके एक अपॉर्चुनिटी है जो वर्ल्ड बैंक देती है, जिसमें अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और आपकी आयु 30 साल से कम है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, और वो पूरे दुनिया में उससे वो एप्लीकेशन मंगाते हैं, और द बेस्ट माइंड इन ज्योग्राफी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको वो ढूंढते हैं, और यंग ज्योग्राफर के रूप में वो वर्ल्ड बैंक से आप जुड़ सकते हैं। जी, काफ़ी संभावना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं सर जो फाइनेंशियली उतने स्टेबल घर से नहीं आते हैं, तो उनके लिए कॉलेजेस में स्कॉलरशिप का क्या प्रावधान होता है? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक प्रावधान है जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो हायर एजुकेशन जिसके देख रेख में चलता है, जिसकी गाइडलाइन पे चलता है, यूजीसी, उसके तरफ से एक स्कॉलरशिप मिलती है जिसको हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ बोलते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड जूनियर रिसर्च फेलो। तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद या तो अपीयरिंग बच्चा जो फाइनल ईयर दे रहा हो या निकल चुका हो, एग्ज़ाम दे चुका हो, उसको पीएचडी या डॉक्टरल डिग्री को परसू करने के लिए स्कॉलरशिप मिलती है।
स्कॉलरशिप के साथ साथ उसकी एलिजिबिलिटी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में होने की हो जाती है। वो कहीं भी पूरे हिंदुस्तान में किसी भी विश्वविद्यालय में सिर्फ इंटरव्यू साक्षात्कार दे सकता है, उसके लिए रिटन एग्ज़ाम एग्जेम्प्टेड होता है। JRF जो होता है वो काफ़ी प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है और वो स्कॉलरशिप आज के डेट में 37,000 पर मंथ मिलता है। अच्छा। बच्चों को पढ़ाई करने के लिए, PhD डिग्री परसू करने के लिए। तो एक वो है जो हमेशा रहता है। दूसरा ज्योग्राफी में अर्थ साइंस है, चूँकि ज्योग्राफी का नेचर साइंस वाला भी है, तो हम CSIR के तहत भी एक परीक्षा ली जाती है जिसके तहत अर्थ साइंसेज में भूगोल के विद्यार्थी एलिजिबल होते हैं जी। UGC में ज्योग्राफी के तहत और CSIR के तहत अर्थ साइंसेज एज ए विषय के रूप में एलिजिबल होते हैं। वहाँ भी सेम लेक्चरशिप के लिए एलिजिबिलिटी होती है और वही 37,000 का कि स्टाइपेंड नहीं बोलेंगे हम, स्कॉलरशिप बोलेंगे। स्कॉलरशिप मिलती है 5 ईयर्स के लिए जी। पहला 2 साल होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप और आपके काम से अगर सेटिस्फाइड होते हैं आपके सुपरवाइज़र, गाइड और रिकमेंडेशन के साथ UGC उसको अगले 3 साल के लिए एक्सटेंड करती है SRF के रूप में, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, वो एक है। दूसरा, जितना सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं भारत में जी, वहाँ अगर कोई PhD करना चाहता है, PhD मतलब ग्रेजुएशन, MA के बाद, वो उनको कहीं कहीं 5,000 और कहीं कहीं 8,000 रुपये मानदेय के रूप में दिया जाता है ताकि वो अपना शोध कार्य कर सकें। सारे विद्यार्थियों को जो भी हैं, चाहे वो ज्योग्राफी से हों या किसी विषय के हों, उनको भी मिलता है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक जो स्टेट गवर्नमेंट हैं वो भी इंसेंटिव देती हैं वो पढ़ने के लिए, जैसे SC ST स्टूडेंट्स को झारखंड सरकार भी देती है। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट में भी काफ़ी मदद मिलती है जी। तो अपॉर्चुनिटीज़ इस मामले में भी हैं कि आपकी आर्थिक मदद भी होती है जी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो इसमें सर ऐसा प्रावधान है कि अगर कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ कोई और भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। इसमें फील्ड का भी बैरियर नहीं है, साइंस के स्टूडेंट कॉमर्स के भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो सर ज्योग्राफी की अगर बात करें तो इसके साथ कौन कौन से कॉम्बिनेशंस लेना सही रहता है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब लागू हुआ 2020 जी, 34 साल बाद ये एक नई एजुकेशन पॉलिसी के रूप में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रूप में लागू किया गया। इसमें सबसे जो रेडिकल बात ये थी, एक तो जो आपने बोला कि मेजर और माइनर, आप किसी भी विषय के साथ कोई भी विषय पढ़ सकते हैं और कोई बैरियर नहीं है, ना साइंस का, ना आर्ट्स का, ना कॉमर्स का। और दूसरा मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री है। तो आपका जो सवाल था कि ज्योग्राफी के साथ, ज्योग्राफी चूँकि साइंस का भी विषय बन जाता है और थोड़ा कठिन है। आर्ट्स में ये थोड़े अन्य विषयों से, इसमें चूँकि मैप मेकिंग है, मैथमेटिक्स का भी थोड़ा इस्तेमाल होता है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ज्योग्राफी अगर मेजर ले रहे हैं तो माइनर के रूप में थोड़े ऐसे विषय ले सकें जिसको चलाने में दिक्कत ना हो, पढ़ने में दिक्कत ना हो। जैसे सोशियोलॉजी ले सकते हैं। ज्योग्राफी एंड साइकोलॉजी इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो वेरी गुड कॉम्बिनेशन। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ज्योग्राफी साइकोलॉजी, ज्योग्राफी इकोनॉमिक, ज्योग्राफी जियोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र जिसको बोलते हैं, अगर ये विषय लेके विद्यार्थी पढ़ता है तो इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ही बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है और उनके सफल होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ज्योग्राफी के साथ एज ए मेजर ज्योग्राफी आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट गो फॉर सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री आप ले सकते हैं, पॉलिट भी ले सकते हैं या पॉलिटिकल साइंस भी। जब हम ज्योग्राफी में करियर की संभावनाओं की बात करते हैं तो एक सबसे आसान जो दिखता है वो है कि टीचिंग लाइन में चले जाना, क्योंकि BA करने के बाद ये ज़्यादातर देखा जाता है। तो अगर सर टीचिंग लाइन की बात करें तो अगर उसमें करियर बनाना है ज्योग्राफी लेकर के, तो उसके लिए क्या प्रावधान है सर? टीचिंग लाइन 2 तरह से हम बना सकते हैं, अपने करियर को शेप कर सकते हैं। एक स्कूल में शिक्षक बनने का और दूसरा कॉलेजेस और विश्वविद्यालय में बनने का। स्कूल में शिक्षक बनने के लिए ज्योग्राफी के साथ ज़रूरी है कि B.Ed की डिग्री हो जी। और आजकल CET और TET भी हो रहा है, वो भी क्लियर करना होगा। एलिजिबिलिटी है, मिनिमम आप ज्योग्राफी लेके ग्रेजुएट हो तो आप बन सकते हैं। स्कूल में TGT और PGT 2 तरह का अपॉइंटमेंट होता है। TGT 8th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं और 8th ऑनवर्ड एंड +2 तक के लिए PGT पढ़ाते हैं, जो PG टीचर्स होते हैं जिनकी एलिजिबिलिटी मिनिमम स्नातकोत्तर भूगोल में होती है। यूनिवर्सिटी लेवल पे विश्वविद्यालय और कॉलेजेस में जाने के लिए
आजकल जो यूजीसी की नई गाइडलाइन है 2018 की गाइडलाइन, उसमें आपको नेट की परीक्षा पास होनी ज़रूरी है। एमए फिर नेट क्लियर होना चाहिए। पहले पीएचडी भी मैंडेटरी था, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। नेट करने के बाद आपको एलिजिबिलिटी हो जाती है कि आप विश्वविद्यालयों में इंटरव्यू दे सकें, साक्षात्कार के लिए जा सकें जी। तो अगर आपके पास नेट और जेआरएफ है और अगर आप इंटरव्यू देते हैं, हर विश्वविद्यालय का अलग अलग इंटरव्यू होता है। हमारे यहाँ झारखंड में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन उसका अपॉइंटमेंट करती है। कहीं कहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी खुद ही अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हुआ, जेएनयू हुआ, वहाँ कमीशन नहीं होता है, वो खुद ही अपॉइंटमेंट करते हैं। तो वहाँ उसके थ्रू हम लोग प्रवेश पा सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आपकी पहले नियुक्ति होती है, उसके बाद आप धीरे धीरे प्रमोशन होता है और आप आगे बढ़ते हैं। तो विश्वविद्यालय में भूगोल को लेके शिक्षक बनने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास नेट की डिग्री हो या नेट क्वालिफाइड हो आप। जी सर, स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान हो जाता है कि इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या नहीं, अगर सिलेबस पता हो कि क्या क्या पढ़ना है आगे चल करके, तो आसानी से डिसाइड कर सकते हैं कि आगे ये पढ़ें या ना पढ़ें। तो सर, बीए ज्योग्राफी का सिलेबस जानना चाहेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है। बीए ज्योग्राफी में बीए ज्योग्राफी सेमेस्टर 1 में हमारे यहाँ सीबीसीएस प्रणाली लागू है पूरे देश में। तो एक साल में 2 परीक्षाएं देनी होती हैं, सेमेस्टर 1 और 2, और बीच में इन द मिड टर्म एग्ज़ाम भी होता है। बीए में जो सिलेबस है उसमें हम लोग 2 चीज़ों पे एम्फेसिस करते हैं ज्योग्राफी में। सबसे पहले हम ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ाते हैं, भारत के भूगोल के बारे में। इसमें भारत के भूगोल में हम लोग भारत की जलवायु, भारत का टोपोग्राफी, भारत की फिजियोग्राफी, भारत के बारे में सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। इसमें उद्योग धंधे भी आते हैं, सारी कुछ चीज़ें आती हैं। दूसरा पार्ट होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी। यही सेम चीज़ हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में कैनवस बहुत बड़ा हो जाता है, उसको समाहित करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जिसमें हम कभी साउथ अमेरिका पढ़ लिया, नॉर्थ अमेरिका पढ़ लिया, कॉन्टिनेंट के हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं। और एक पेपर है जिसका नाम है 3 सदर्न कॉन्टिनेंट, जिसमें तीनों दक्षिणी महादेश जो हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी को बेसिकली 2 भाग में हम बांटते हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ये पार्ट है भौतिक भूगोल का। मानव भूगोल में हम लोग डेमोग्राफी पढ़ते हैं, पॉपुलेशन ज्योग्राफी पढ़ते हैं और अर्बन ज्योग्राफी के बारे में भी पढ़ते हैं, शहरी भूगोल के या नगरीय भूगोल के बारे में भी पढ़ते हैं। इसके साथ साथ एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो होता है पेपर, उसका नाम है ज्योग्राफिकल थॉट। भूगोल की ज्योग्राफिकल थॉट, इसमें हम लोग ये पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जो भूगोल की उत्पत्ति कैसे हुई, भूगोल में जो थ्योरीज आई उसके पीछे क्या क्या हुआ, और किस तरह से बेसिकली वी ट्राई टू एसरटेन द जर्नी ऑफ ज्योग्राफी फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम ज़ीरो टिल टुडे। आज तक भूगोल की एक विषय के रूप में इसकी यात्रा कैसी रही, हम उस ज्योग्राफिकल हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट में पढ़ते हैं जी। ये पढ़ते हैं। और एक पेपर होता है जो लास्ट सेमेस्टर में, मतलब तीसरे साल पढ़ते हैं, अब तो एनईपी में चौथे साल में पढ़ते हैं, वो है क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट, जिसमें हम मौसम के बारे में पढ़ते हैं, जलवायु विज्ञान। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हम ये जानते हैं कि मानसून क्या होता है, बारिश क्यों होती है, गर्मी क्या होती है, आर्द्रता क्या है, और जितनी चीज़ें आप महसूस करती हैं रोज़मर्रा के दिनचर्या में, और आप जो कहती हैं कि मौसम ऐसा है, तो वेदर एंड क्लाइमेट में क्या फ़र्क है, ये सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसी चीज़ को हम एडवांस लगा देते हैं जब हम लोग एमए में पहुंचते हैं। एमए में एडवांस जियोमॉर्फोलॉजी हो जाता है, एडवांस क्लाइमेटोलॉजी होता है, एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया हो जाता है। जी सर, आप एमए की बात कर रहे हैं, तो ज़्यादातर लोगों को देखा जाता है कि बीए हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, फिर जनरल कंपटीशन में चले जाएंगे या फिर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करेंगे, पर वो एमए नहीं करते हैं। ज़्यादातर प्रोफेसर सजेस्ट करते हैं कि अगर आप जनरल कॉम्पिटिशन्स में भी जा रहे हैं तब भी आप एमए ज़रूर कर लें। तो जानना चाहेंगे कि अगर वैसे बच्चे जो अभी बीए करके बैठे हैं पर एमए अभी तक उन्होंने नहीं किया है, तो एमए में सर जो ब्रांचेस का डिवीज़न हो जाता है ज्योग्राफी में, तो वो सर कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और कौन कौन से बच्चों को लेने चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जो कंपटीशन में जैसे हमारे यहाँ सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है आईआईटी और मेडिकल के बाद, वो है यूपीएससी की, सिविल सर्विसेज की, जिसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए लोग क्वालिफाई करते हैं। उसमें एलिजिबिलिटी सिर्फ बैचलर्स डिग्री है और 21 साल मिनिमम एज है।
तो बहुत सारे बच्चे जैसे ही बीए करते हैं वो एग्ज़ाम देने के लिए चले आते हैं और अपना समय जाया करते हैं। एमए करना मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा, क्योंकि एमए जब आप करते हैं तो आपके विषय पे आपकी पकड़ और बढ़ती है और विषय की जानकारी आपको अधिक होती है। जब विषय की जानकारी आपको अधिक होती है तब आप यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, और आपके सही उत्तर करने के और आपके चयन की संभावना भी कई गुना बढ़ जाती है जी। और अगर हम देखें भी ऐसे भी जगह, अगर स्टैटिस्टिक्स देखें तो हम ये देखते हैं कि वैसे स्टूडेंट्स या वैसे विश्वविद्यालय जहाँ एमए और पीएचडी के लिए इनकरेज किया जाता है जी। वहाँ स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा है। तो जो बच्चे एमए करते हैं या एमफिल तक करते हैं या पीएचडी फर्स्ट ईयर तक आते हैं, उनका स्ट्राइक रेट उन बच्चों से डेफिनेटली बेटर होता है जो ग्रेजुएशन करने के बाद परीक्षा में शामिल हो जाते हैं जी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि एमए कीजिए, विषय की जानकारी और अधिक लीजिए, उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव परीक्षा में अपने आप को शामिल कीजिए। दूसरा पार्ट आपका था कि एमए में किस तरह का डिवीज़न है, किस तरह की ब्रांचिंग ऑफ होती है। एमए में अगेन जो स्पेशलाइजेशन होता है, बेसिकली हम लोग 2 सेमेस्टर में 4 सेमेस्टर में, एनईपी में फिर वो थोड़ा सा बदल जाता है, 4 सेमेस्टर में हम लोग एमए प्रीवियस जिसको बोलते थे फर्स्ट 2 सेमेस्टर और एमए फाइनल 3rd and 4th सेमेस्टर। तो बेसिकली हम लोग अर्बन ज्योग्राफी पढ़ते हैं। आज के समय में अर्बन प्रॉब्लम्स क्या हैं, कंजेशन क्या है, ट्रैफिक नेटवर्क कैसा है, कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू द अर्बनाइजेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट। दूसरा क्लाइमेटोलॉजी का भी एक पार्ट होता है जो स्पेशलाइजेशन होता है। तीसरा जियोमॉर्फोलॉजी में, जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग पृथ्वी की सतह के ऊपर के लैंडफॉर्म और लैंड मासेस के बारे में पढ़ते हैं। सोशल ज्योग्राफी होता है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी होता है, बहुत सारे ज्योग्राफी के पार्ट हैं जो स्पेशलाइजेशन है। मगर भारत में रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, क्षेत्रीय विकास के बारे में काम कैसे कर सकते हैं, और अर्बन ज्योग्राफी इज़ मोस्ट सॉट आफ्टर पेपर जिसमें बच्चे काफ़ी रुचि दिखाते हैं। जी सर, जनरल कॉम्पिटिशन्स की बात करें तो एक जीएस का पेपर होता है और जीएस में बहुत वेटेज होता है ज्योग्राफी का। जी। तो उन बच्चों को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो कि जीएस की तैयारी कर रहे हैं? तो ज्योग्राफी को क्योंकि बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस है, वो बीए ज्योग्राफी पूरा ग्रेजुएशन की पढ़ाई उनको बहुत कन्फाइंड तरीके से करनी है, तो वो कैसे उसके लिए प्रिपेयर करें? जी देखिए, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा रहे हैं वो स्पेशली अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट या यूनियन सिविल सर्विसेज, तो उसमें एक उनका कोर सब्जेक्ट होता है, वो जो भूगोल हो या कोई भी विषय हो। लेकिन जो जीएस का पार्ट होता है, आपने बहुत अच्छा कहा, जीएस का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें ज्योग्राफी का रोल। कहते हैं कि अगर आपको ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इंडियन पॉलिटी आती है तो आपने जीएस का 60 to 70% कवर कर लिया। ज्योग्राफी में भी दोनों पेपर में, जीएस पार्ट 1 और जीएस 1 और जीएस 2 में ही दोनों में ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट होता है। एक में इंडियन ज्योग्राफी और दूसरे में वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो मैं वैसे परीक्षार्थियों को, वैसे बच्चों को जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि इंडियन ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से पढ़ें। और ज्योग्राफी बहुत ही, जैसा आपने बताया, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। एनीथिंग अंडर द सन कम्स अंडर द परव्यू ऑफ ज्योग्राफी, वो भूगोल का परव्यू बन जाता है। तो इसको पढ़ पाना, इसको कैप्चर कर पाना काफ़ी मुश्किल है। ऐसी सूरत में हमें स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलना होगा, और स्ट्रैटेजी ये है कि आप इंडियन ज्योग्राफी को पहले करें। इंडियन ज्योग्राफी में भी 2 पार्ट होते हैं, ह्यूमन और फिज़िकल। फिज़िकल पार्ट थोड़ा फैक्ट्स ज़्यादा हैं, बट इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। जब आप माउंटेन रेंजेस, रिवर सिस्टम, लेक्स और ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो यू शुड हैव ए वेरी गुड नॉलेज ऑफ मैप्स की आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ताकि आप मैप पे बता पाएँ कि सह्याद्री माउंटेन कहाँ है, नीलगिरीज कहाँ है, नॉर्दर्न सरकार कहाँ है। इस तरह के सवाल आते हैं कि नॉर्दर्न सरकार किस स्टेट में है, वो आपको करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट स्टिक टू योर फंडामेंटल्स। उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि बेसिक किताबें पढ़ें, जैसे +2 लेवल की एनसीईआरटी की किताब पढ़ें, और भी इंडियन ज्योग्राफी की कोई भी किताब आप ले सकते हैं। गोपाल सिंह की किताब है, डीएस खुल्लर की किताब है, या कोई भी इंडियन ज्योग्राफी की किताब आप हिंदी या इंग्लिश मीडियम में आप ले सकते हैं। जी। वर्ल्ड ज्योग्राफी बिकम्स मोर वास्ट। जो हिंदुस्तान में पढ़ना है, इंडिया का, वही पूरी चीज़ पूरी दुनिया के लिए पढ़ना है। इट बिकम्स इनकॉम्प्रिहेंसिवली लार्ज। अगर आप सोचने में भी दिक्कत होती है, वैसी सूरत में थोड़ी सी स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप पिछले सवाल देखेंगे या फोकस देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो आप देखेंगे कि फोकस कुछ खास चुनिंदा रीजन का होता है।
जैसे यूएसए, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका इज फेवरेट अमंग द एग्जामिनर्स। सिमिलरली मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट। तो अगर हम रीजन बना के पढ़ें इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर इंडिपेंडेंट कंट्री, अगर आप एक भौगोलिक क्षेत्र को पढ़ें, जैसे साउथ ईस्ट एशिया हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ वेस्ट एशिया हो गया, तो ऐसे पढ़ना ज़्यादा समझदारी वाला काम है। और उसमें आप, जिसको हम लोग बोलते हैं रीजनल अप्रोच और सिस्टमेटिक अप्रोच, दो होते हैं भूगोल में। तो सिस्टमेटिक अप्रोच के तहत आप पूरे रीजन को एक यूनिट मान के पढ़ सकते हैं। तो ऐसी सूरत में यू कैन हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी। आज जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनमें कई सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो अपने करियर का डिसीजन ले रहे होंगे। अगर वो आगे चल करके ज्योग्राफी लेना चाहते हैं तो उनको अगर आप कुछ कहना चाहेंगे संक्षिप्त में। देखिए, ज्योग्राफी बहुत अच्छा विषय है। ज्योग्राफी लेके, जैसा मैंने शुरू में भी बताया, ज्योग्राफी में अवसर असीम है और सरकारी नौकरी में भी है, गैर सरकारी नौकरी में भी है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी है। ज्योग्राफी में अगर लेके आप पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी के साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेज़ हैं 6 महीने के, साल भर के, जो रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस से हैं, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड हैं, अमानत सर्वे से रिलेटेड हैं, जियो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड हैं, जियो स्पेशियल टेक्निक्स, वैसी टेक्निक्स जिसमें हम जियो स्पेशियल बातें करते हैं जो रिलेटेड टू अर्थ एंड स्पेस। तो वो अगर कोई कोर्स अगर आप करते हैं तो आपकी संभावना कैरियर चुनने के लिए बहुत अपार बढ़ जाएगी और आपके पास प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। तो एक ट्रेडिशनल तरीका जो है कि आप कोर्स करके यूपीएससी, सिविल सर्विसेज या सरकारी नौकरी के लिए जाएं, उसके लिए भी भूगोल काफ़ी मास स्कोरिंग सब्जेक्ट है। दूसरा, आप एनजीओज और नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर से भी जुड़ सकते हैं। तीसरा, ज्योग्राफी पढ़ने के बाद आप में इतना स्किल जरूर आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही संक्षिप्त में और बहुत ही सरलता से आपने इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आज हमारे दर्शकों को बताया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरीके से हम हर हफ्ते ऐसे अलग अलग मेहमानों को लेकर के आते रहते हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स और कोर्सेज़ के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे कि आज हमने ज्योग्राफी पर चर्चा की और हर तरीके की अपॉर्चुनिटीज़, चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम से लेकर के प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, यहाँ तक कि पीएचडी, मास्टर्स, हर तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ की हमने आज बात की है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूँगी आपको और भी है राहें की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जोहार।